नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। कमलनाथ अब अपनों की ही जासूसी कराएंगे, ये हम नहीं कह रहे हैं, बल्कि सेवा दल को कमलनाथ ने जो टास्क दिया है उससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा है। दरअसल पीसीसी चीफ ने सेवा दल को जिम्मा सौंपा है कि वो ये रिपोर्ट बनाए कि पार्टी के अंदर गड़बड़ी कौन कर रहा है। भीतरघात जैसी स्थिति बने तो इसका अलर्ट भी सेवा दल आला कमान को दे। हालांकि सेवा दल को मिली जिम्मेदारी पर बीजेपी कांग्रेस पर तंज कस रही है, लेकिन सवाल है कि एकजुटता की बात करने वाली कांग्रेस को चुनाव के वक्त जासूसी करवाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। क्या अभी पार्टी में कुछ ऐसे लोग हैं जो चुनाव में कांग्रेस को नुकसान पहुंचा सकते हैं? और सवाल तो ये भी है कि सेवा दल कांग्रेस या कमलनाथ की उम्मीदों पर क्या खरा तोड़ पाएगा? आज इन्हीं सवालों के इर्द गिर्द चर्चा करेंगे, लेकिन पहले ही रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस करवाएगी अपनों की जासूसी। कमलनाथ ने सेवा दल को दी जिम्मेदारी, नुकसान पहुंचाने वालों की रिपोर्ट होगी तैयार। क्या सेवा दल करवाएगा चुनाव की नैया पार? ये सवाल काफी अहम है, क्योंकि कांग्रेस को जीत दिलाने के लिए मैदान में अब सेवा दल उतरेगा। सेवा दल को पार्टी की जासूसी का जिम्मा सौंपा गया है। जी हाँ, खुफिया तंत्र के रूप में कांग्रेस में अब सेवा दल काम करेगा। पार्टी के अंदर गड़बड़ी और नुकसान पहुंचाने वालों की रिपोर्ट सेवा दल तैयार करेगा और इसे आला कमान को सौंपा जाएगा। जाहिर है कि कांग्रेस को दूसरे दलों से ज्यादा अपनों से ही खतरा बना रहता है। 2020 में तो अपनों की बगावत से ही कांग्रेस सत्ता से ही बाहर हो गई, लेकिन अब चुनाव से पहले पार्टी के भीतर काम करने वाले नेता कुछ गड़बड़ी ना कर दे, इसके लिए कमलनाथ ने सेवा दल को अपनी तीसरी आंख बना दिया है, जो हर गतिविधि की जानकारी उन्हें देगी। चुनौती हमारे सामने चुनाव की है। 4 महीने में चुनाव है और आप सब, मुझे बताया कि मैं देख रहा था, आप सब जुटे। कैसे आप वोटर लिस्ट आप सब भूल जाइए। भारतीय जनता पार्टी सब चीजों का उपयोग करेगी। वोटर लिस्ट में फर्जी नाम जोड़ना, सही नाम कटवाना, ये भारतीय जनता पार्टी का लक्ष्य है। सेवा दल महज गड़बड़ी की सूचना ही नहीं देगा, बल्कि कांग्रेस को भीतरघात से नुकसान हो उससे पहले आला कमान को अलर्ट करेगा। अब सेवा दल को मिली इस जिम्मेदारी का असर पार्टी पर कितना पड़ेगा, ये तो बात की बात है, लेकिन बीजेपी उसकी तैयारी पर ही तंज कस रही है। भाजपा फिर आरोप लगा रही है कि कांग्रेस के भीतर सब कुछ ठीक नहीं चल रहा और सेवा दल हो या कुछ और, कांग्रेस की ये समस्या कभी सुलझने वाली नहीं है। देखिए, सेवा दल कांग्रेस का वो संगठन वर्षों पूर्व माना जाता था जो कांग्रेस की रीढ़ की हड्डी कहा जाता था, लेकिन हमने देखा कि कई वर्षों से सेवा दल का काम इतना रह गया है, बड़े नेताओं को मंच पे चढ़ाना, मंच की व्यवस्था देखना, मंच पे धक्का मुक्की रोकना, मंच पे कोई चढ़े नहीं उसको रोकना और नेताओं की सुरक्षा में तैनाती। तो निश्चित तौर पर इस सेवा दल को लेकर कांग्रेस के नेताओं के हमने कई बड़े बड़े दावे देखे हैं। कांग्रेस को छत्रपों की पार्टी कहा जाता है। कांग्रेस के भीतर अनुशासन की डोर बीजेपी की तरह मजबूत नहीं। यही वजह है कि कांग्रेस को अब अपनी पार्टी की जासूसी सेवा दल से करवानी पड़ रही है, ताकि चुनाव से पहले उसका कोई नेता उसे इस तरह की चोट ना पहुंचा पाए जिसकी भरपाई चुनाव तक ना हो सके। यानी कुल मिलाकर कांग्रेस सेवा दल के सहारे पार्टी में किसी भी तरह के डैमेज को होने से पहले ही कंट्रोल करने की कोशिश करेगी। हालांकि सेवा दल कांग्रेस और कमलनाथ की उम्मीदों पर कितना खरा उतरेगा, ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी मुद्दे पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ गए वरिष्ठ पत्रकार रमेश शर्मा और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। वो स्वागत है शर्मा जी आपका। और एक ऐसा दल जिसको शताब्दी वर्ष मनाना था कि 1923 में इसकी स्थापना डॉक्टर NS हार्डीकर ने की थी, जो कि केशव बलिराम हेडगे, जो कि संघ के सूत्रधार थे, संघ जिन्होंने गठन किया RSS का, उनके साथ सहपाठी रहे। और आज संघ कहाँ पड़ा है और सेवा दल कहाँ खड़ा है। वो बजाय उसको पुनर्जीवित करने के उसको ऐसे काम में लगाया जा रहा है कि एक तरह से ये कहें कि अपनों की जासूसी का काम अब सेवा दल करेगा।
देखिए, मोटे तौर पर इसमें कोई शक नहीं कि सेवा दल का जो गठन हुआ था और जो उद्देश्य हुआ था, हार्डिकर जी ने जो किया था, वो उन्होंने गांधी जी से परामर्श के बाद कर किया था। लेकिन अगर आप 1936 से देखेंगे तो गांधी जी कहीं ना कहीं संगठन में, कांग्रेस संगठन में थोड़ा सा किनारे रहे, इसलिए उन्होंने त्यागपत्र भी दे दिया था और लेख भी लिखे थे, वो छपे हैं सारे के सारे। तो कुल मिलाकर के ये एक अंतर्द्वंद जैसा शुरू हुआ। स्वतंत्रता के बाद सेवा दल एक प्रकार से कागजी संगठन जैसा रह गया था, लेकिन इसको पुनर्गठन किया था राजीव गांधी जी ने। जब वो आए कांग्रेस में, मेरे ख्याल से 82 या 83 के आसपास, उन्होंने पुनर्गठन करके और इकाइयां खड़ी की उन्होंने, और इकाइयां खड़ी करके उन्होंने एक पूरे देश में सेवा दल को एक काम सौंपा था कि कांग्रेस के कौन कौन अच्छे कार्यकर्ता है जो सकारात्मक सोच के साथ काम करते हैं, उनके बारे में उनको जानकारी देना और सूचना देना, और समाज में जो राष्ट्र और संस्कृति के लिए और संगठन के लिए कांग्रेस के जो काम है उसको लेकर के जाना, ये काम उन्होंने दिया हुआ था। लेकिन वो राजीव गांधी जी के साथ वो फिर संगठन फिर से ठंडक में चला गया। अब ये पिछले कुछ दिनों से फिर ये चर्चा, कांग्रेस सेवा दल, इसकी चर्चा आ रही है। इससे पहले एक छोटा सा कोई कार्यक्रम भी हुआ है प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में, और अब ये नकारात्मक रिपोर्ट देने को कहा है। तो मोटे तौर पर कांग्रेस सेवा दल का जो उद्देश्य था समाज के और कांग्रेस के बीच में एक कड़ी के रूप में, एक इकाई के रूप में होने का, उसके बजाय फिर उन्होंने अभी ये फीडबैक लेने का जो काम दिया है, मैं समझता हूँ ये चुनाव को ध्यान में रख करके ये काम दिया हुआ है। और ये वाला चुनाव, क्योंकि कांग्रेस भी कोई बिंदु छोड़ना नहीं चाह रही है कि किसी भी प्रकार से कोई उनको नुकसान ना हो, तो वो जो है रिपोर्ट देने के लिए तैयार है। उसका एक कारण है कि निचले स्तर से लेकर के प्रदेश स्तर तक जो कांग्रेस नेताओं के बयान आ रहे हैं, उन बयान में कई तरह के उसमें सवाल उठते हैं। तो मैं समझता हूं उससे सावधानी के तहत कांग्रेस ने ये काम सेवा दल को सौंपा होगा। जी ब्रजेश जी, एक ऐसा संगठन जिसके बारे में ये है और कांग्रेस के मुखपत्र में छपा रहा है सेवा दल के, कि 60 के दशक में एक कार्यक्रम में जब प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू पहुंचे तो उनको गेट पर एक कार्यकर्ता ने रोक दिया था। और जब नेहरू ने उनसे पूछा था कि तुम मुझे जानते हो, तो उसने कहा था हाँ मैं जानता हूँ, आप पंडित जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रधानमंत्री हैं, लेकिन आपने सेवा दल का बेस सही तरीके से नहीं लगाया, इसलिए मैं आपको रोक रहा हूँ। और वो जेब में से उन्होंने फिर बेज निकाल के नेहरू ने लगाया, तब उनको अंदर जाने दिया गया था। उस सेवा दल के लोग अब ये बचे हैं कि जब कोई नेता आता है तो वो उसको माला पहनाने का काम करते हैं, टोपी पहन के खड़े रहते हैं, या जैसे हम देखते हैं कि होटल में या कई जगह अर्दली शब्द उसके लिए शायद उपयुक्त होगा, उस मुद्रा में खड़े रहते हैं। इसके ना पहले उनकी कोई पूछ परख होती है ना उसके बाद कोई पूछ परख होती है। तो उस संगठन के इस हाल में अब पहुंच गया है। बीच में जो शर्मा जी ने भी कहा कि राजीव गांधी ने प्रयास किया, भोपाल में एक बड़ा शिविर 90 के दशक में लगा, प्रशिक्षण शिविर, जिसमें यह था कि जो कार्यकर्ता हैं उनको सेवा दल के बारे के साथ साथ कांग्रेस के इतिहास के बारे में बताना कि कांग्रेस क्या है, आज़ादी की लड़ाई में उसका योगदान क्या था। उस सेवा दल को सेवा दल के लोग ही भूल गए, कांग्रेस के लोगों ने उसको किनारे कर दिया। तो बजाय उसके ये होता कि चुनावी साल में उसको पुनर्जीवित करते, और जब कांग्रेस कह रही है कि संघ परिवार हावी है, लोकतांत्रिक संस्था खतरे में, संविधान खतरे में है, तब उसको दूसरा काम सौंपते तो ज़्यादा बेहतर होता, बजाय इसके कि आप ये बताओ कि भितरघात क्यों हो रहा है, गुटबाजी क्यों हो रही है। ये तो सारी कांग्रेस की सबको पता है, एक एक आदमी को। देखिए मनोज जी, जिस उद्देश्य से सेवा दल का गठन हुआ था वो उद्देश्य तो पूर्ति करते कहीं दिख नहीं रहा है। जो शर्मा जी ने भी कहा है, राजीव गांधी के साथ साथ सेवा दल का उद्देश्य भी खत्म होगा। मध्य प्रदेश की हम बात करें तो सेवा दल के अध्यक्ष आप कब बनाते हैं? जब चुनाव सर पे आ जाते हैं तब। संगठन ने क्या काम किए? पहले शिविर लगते थे, पार्टी का इतिहास बताते थे, पार्टी का जो पूरी पृष्ठभूमि बताते थे, देश के बारे में राष्ट्रवाद पैदा करने की बात जो होती है वो होती थी, और पार्टी के बारे में आप उसको मजबूत करते थे। वहाँ से कार्यकर्ताओं का चुनाव होता था, चयन होता था। लेकिन जो आपने सही कहा, अब हम देखते हैं कांग्रेस कार्यालय चले जाइए तो दरबान की भूमिका में निभाते नजर आएंगे आपको सेवा दल के। टोपी लगा के वो गेट पे खड़े हो जाएंगे, बड़े नेता आएंगे, वो सुरक्षा की दृष्टि से या उनको इस तरह की भूमिका दी जाने लगी है। एक नई जिम्मेदारी दी है कमलनाथ जी ने। निश्चित तौर पर इस सेवा दल का काम हो सकता था, लेकिन सेवा दल क्या आपको लगता है कि अब उस भूमिका में बचा है? सेवा दल का कोई संगठन मुझे लगता ही नहीं है कि आज की तारीख में उतना मजबूत बचा हो नीचे तक, जमीनी स्तर तक। और जो कांग्रेस की रीति नीति जानता हो, कांग्रेस के लोगों से पूछ ले तो उनका राष्ट्रीय स्तर पे कौन सेवा दल देख रहा है या प्रदेश में उसका कौन, जो रीति नहीं जानता होगा, रीति नीति नहीं जानता होगा, वो सेवा दल संगठन नहीं हो उतना मजबूत होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि वो कुछ जासूसी कर सके। सिर्फ एक संकेत देना है। और वैसे भी कांग्रेस का हाल वैसे ही है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहाँ पानी कम था।
तो उन्हें अपनों से ज्यादा खतरा है। बीजेपी से खतरा उनको कम है, क्योंकि वो उनको लूटने नहीं आ रहे हैं वहां। तो जो उनकी सरकार गई है तो अपनों की वजह से गई है। उन्हें कमलनाथ जी को यदि खतरा है तो अपनों से है। उनको डर लगता है कि कहीं भीतरघात ना हो जाए, गुटबाजी की वजह से वो जो सत्ता में आने का, जो सीएम बनने का सपना देख रहे हैं, वो उनके लोग ही उसको तोड़ ना दें। जासूसी किसकी कराएंगे? अरुण यादव की जासूसी कराएंगे। जासूसी किसकी कराएंगे? राहुल भैया की जासूसी कराएंगे। आप देखिए, जासूसी किसकी करानी है आपको? जब आप सर्वे के आधार पर टिकट दे रहे हैं तो भीतरघात कौन कर सकता है ये सबको पता रहता है। जो राजनीति में सक्रिय है, सेवा दल क्या रिपोर्ट देगा? क्या पार्टी को नहीं मालूम है कि कौन भीतरघात करता है, कौन नहीं कर रहा है? हमने देखा है जब आप टिकट डिक्लेयर कर देते हो तब भीतरघात की जो सारी सूचनाएं आती है, जो उम्मीदवार आप जिसको बनाओगे और जिसका टिकट कटोगे, तो आपको सबको पता है कि कौन भीतरघात करता है। तो सेवा दल का उपयोग मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर वो कर सकते थे कि वो जाए तो संगठन को मजबूत करने में, बूथ स्तर को मजबूत करने में। मतदाता आपके कितने हैं जो आपके परंपरागत वोट बैंक है, जो कांग्रेसी है, खाटी कांग्रेसी, उनको आप मतदान तक कैसे ले जाओगे? तो मुझे लगता है ज़्यादा बेहतर होता है जासूसी कराने से। अब सेवा दल कौन सा दूध का धुला है कि जो जासूसी आपके लिए ईमानदारी से ही करेगा? वो तो खुद ही गुटों में बटा हुआ है, उसके लोगों को टिकट नहीं मिलेंगे, वो तो कुछ नेताओं के पीछे बना है। यदि आपने सेवा दल पहले जिस उद्देश्य से, जिस तरह से उसका गठन हुआ था, यदि वैसा सेवा दल होता तो ईमानदारी से रिपोर्ट देता जैसे आरएसएस रिपोर्ट देता है। तो लेकिन वैसी रिपोर्ट नहीं है ना आज की आपकी तारीख में। आप कैसे भरोसा कर सकते हो? क्योंकि आपने अपने लोगों को बिठा रखा है वहां पे, और जो लोग गुटबाजी से खुद ही शिकार हों उनसे क्या उम्मीद की जा सकती है कि वो अच्छी रिपोर्ट देंगे? तो मुझे लगता है खाना पूर्ति है बस, इससे कुछ कांग्रेस को फायदा होने वाला नहीं है। जबकि सेवा दल का और ज़्यादा बेहतर उपयोग कर सकते थे। आप शिविर लगा सकते थे, आपके पास पर्याप्त समय था, जिले की इकाइयों को आप रिचार्ज कर सकते थे, ब्लॉक स्तर तक उसको मजबूत कर सकते थे। लेकिन क्या संगठन खड़ा है? यदि संगठन खड़ा होता तो भोपाल में एक अच्छा बड़ा सम्मेलन कर लेते सेवा दल का और उनको उद्देश्य बता देते। आपने अध्यक्ष को बता दिया उद्देश्य 4 से 10 लोगों को, वो धरातल पर उतरता है क्या है? जो समाज है सब कुछ, और अध्यक्ष हो सकता है कुछ दिनों बाद अपने समर्थकों के साथ होते हैं। पिछली बार भी वो थे तो टिकट मांग रहे थे, महेंद्र जोशी मिला था। इस बार भी क्या वो टिकट के दावेदार नहीं? जब अध्यक्ष ही टिकट के दावेदार होगा या मिल जाएगा तो सेवा दल को देखने वाला कौन है? कांग्रेस में मनोज जी, चाहे प्रदेश अध्यक्ष सेवा दल का हो, चाहे एनयूसीआई का हो, चाहे यूथ कांग्रेस का हो, वो अध्यक्ष इसलिए बनते हैं कि टिकट उनका पक्का हो जाए, एकाधिकार मानते हैं। तो शर्मा जी, हम देख रहे हैं कि बीजेपी जहां 230 विधानसभा क्षेत्रों में अलग अलग राज्यों के 230 विधायकों को ला रही है, तो बेहतर होता है कि ये जासूसी या तमाम ये नाम कटवाने जुड़वाने से अच्छा था कि पहले से इन लोगों को इकट्ठा करते कि जो जिले की इकाइयाँ हैं, जो ब्रजेश ने भी कहा प्रदेश के लोग हैं, कि आप उस क्षेत्र में सर्वे करके बताइए कि कांग्रेस के लिए कौन बेहतर उम्मीदवार हो सकता है, किसको हम टिकट दे सकते हैं, कौन हमारी विचारधारा के साथ आगे बढ़ सकता है। तो ये तो हो नहीं रहा, उल्टा आप दूसरा काम उनको सौंप रहे। तीसरा, एक या तो आप उस संगठन को मजबूत कर देते इतना कि वो आपके लिए इतना अच्छा काम करता है जो संघ करता है, बीजेपी के लिए आरएस संघ परिवार करता है, उसके कई सारे जो उन्होंने प्रकोष्ठ बना रखे। तीसरा, हम ये भी देख रहे हैं कि कोई आपदा की स्थिति बनती है या कुछ होता है तो कहीं सेवा दल का नाम सुनने में नहीं आता, केवल चुनाव के समय आ जाता है या किसी कार्यक्रम में जब नाम छपते हैं कि सेवा दल के फलाने साहब भी उपस्थित थे या सेवा दल के लोगों ने सलामी दी। देखिए, निश्चित रूप से ये बात सही है कि जो मैंने पहले भी कहा कि सेवा दल अब एक प्रकार से कागजी संगठन जैसा रह गया है, और सेवा दल के जो भी पदाधिकारी प्रदेश के स्तर पर हैं या जिले के स्तर पर हैं, वो प्रदेश के स्तर के पदाधिकारी जो प्रदेश के स्तर के कांग्रेस के अधिकारी हैं उनके आसपास रहते हैं, और सेवा दल के जो जिला स्तर के अधिकारी हैं वो जिला स्तर के जो कांग्रेस के पदाधिकारी हैं उनके आसपास रहते हैं। एक प्रकार से कांग्रेस सेवा दल कांग्रेस का असिस्टेंट जैसा या उसके कार्यकर्ता उनके असिस्टेंट जैसे रह गए हैं। उनका ना तो समाज पर पकड़ है ना उनका संगठन पर पकड़ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की भूमिका बिल्कुल अलग है। वो एक तो वो 12 महीने सक्रिय रहते हैं, उनके प्रचारक पूर्णदानी भी है, जीवनदानी भी है, समयदानी भी है, उनके अनेक उसमें श्रेणियां बनी हुई हैं। तो फिर इसके अलावा वो समय समय पर चुनाव से अलग हट करके, चुनाव हो जाने के बाद भी आरएसएस के लोग भाजपा के निचले स्तर के कार्यकर्ताओं की समय समय पर क्लास लेते रहते हैं ताकि उनका संपर्क बना रहे। समाज के बीच अलग सक्रिय रहते हैं वो। अब इस समय आरएसएस वालों का वो कुटुंब प्रबोधन के नाम से समाज से संपर्क चल रहा है, लेकिन सेवा दल ये काम बिल्कुल नहीं करता, उसकी समाज पर बिल्कुल पकड़ नहीं है। अगर ये काम देना भी था उनको तो ये समय रहते कम से कम पहले जनता से फीडबैक लेते कि कौन अच्छा उम्मीदवार हो सकता है। ये जो अभी ब्रजेश जी ने जो उल्लेख किया है कि गुजरात के विधायक यहाँ आए हैं, तो ये अचानक नहीं आए हैं। इससे पहले उन्होंने अपने विभिन्न संगठनों से फीडबैक लिया है और फीडबैक लेकर के हर विधानसभा क्षेत्र का एक पैनल बन गया है
उस पैनल में कौन आदमी अच्छा है, इसका फीडबैक अब ये गुजरात के और दूसरी जगहों के जो विधायक आए हैं वो उसमें से फीडबैक ले रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि कोई भाई भतीजे बात के आधार पर उस पैनल में से टिक हो जाए कोई आदमी। तो कुल मिलाकर के वो एक बहुत अलग किस्म का काम है। तो सेवा दल को अब ये काम भी उन्होंने नकारात्मक दिया। ये अगर भी ये काम देते कि आप पब्लिक बीच में जाइए, संभावित उम्मीदवारों की छवि बनाइए या इनकी छवि कैसी है उनके आगे बताइए, इसके बजाय वो कह रहे हैं कि भीतरघात कौन करेगा। भाई मान करके चलिए, राजनीतिक दल कोई सा भी हो, भाजपा हो या कांग्रेस भी हो, ये संभव नहीं है कि किसी में भीतरघात ना हो। भीतरघात हर दल में होती है। भाई जो टिकट के दावेदार हैं, अगर उसमें से 10 टिकट के दावेदार हैं तो उसमें 1-2 ऐसे जरूर होते हैं जो हर कॉन्स्टिट्यूंसी में नुकसान पहुंचाते हैं। वो तो हम बीजेपी तक में देख रहे हैं कि 39 टिकटों की घोषणा हुई है तो 4-6 जगह से विरोध के स्वर निकल रहे हैं, लोग भोपाल आ रहे हैं। और इस बात की भी क्या गारंटी है शर्मा जी कि सेवा दल जो रिपोर्ट देगा आप एक्शन ले ही लोगे, या उसकी रिपोर्ट भी एक तरह से निष्पक्ष होगी? नहीं, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ये केवल उन्होंने एक साइकोलॉजिकल कदम उठाया है ताकि जो लोग मन में 3 प्रकार के लोग होते हैं जो सैबोटेज करते हैं। एक तो बिना किसी की परवाह किए हुए कि मुझे किसी की परवाह नहीं और मुझे सैबोटेज करना है, एक तो वो है। दूसरा थोड़ा सा माहौल देख करके दूसरे से बात करके करते हैं, और तीसरे व्यक्तिगत भाव से करते हैं। तो ये जो इस तरह का दबाव पड़ता है, तो वो जो तीसरे किस्म का होता है जो माहौल को देख करके थोड़ा सा करता है, या सेकंड किस्म का, इन दोनों पर उसका थोड़ा बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है और वो चुप होता है, वो बैठता है। ये एक मनोवैज्ञानिक है इसका। तो कुल मिलाकर के ये वो कोशिश उनकी की है कि इस दहशत से, ये साइकोलॉजिकल है कि इस दहशत से जो सैबोटेज करने का सोच रहे हैं, क्योंकि इस समय दोनों दलों में ऐसे लोग हैं जो टिकट तो मांग रहे हैं अपने दल से, लेकिन कहीं ना कहीं दूसरे दल के उम्मीदवार से ये संपर्क बनाए हुए हैं। ये रिपोर्ट अपन को इंदौर से भी आ रही है, भोपाल से भी आ रही है, और बुंदेलखंड से भी आ रही है। तो ऐसे लोग कहीं ना कहीं डर के कारण सीमित हो जाएं, इसका केवल इतना मनोवैज्ञानिक उपयोग है, इसका कोई धरातल पर लाभ होगा इसकी मुझे संभावना कम दिख रही है। ब्रजेश जी, एक और चीज़ है कि कमलनाथ भले 4 दशक का अनुभव है, 5 साल से वो संगठन की कमाल भी संभाल रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि एकला चलो वाली स्थिति है, नेतृत्व का, सामूहिक नेतृत्व का अभाव है। क्योंकि जिस मंच से वो ये टास्क सौंप रहे थे उस पर सुरेश पचौरी भी थे, और शर्मा जी बेहतर जानते हैं कि पहले हरीश रावत और उसके बाद सुरेश पचौरी, उसके बाद सुरेश पचौरी के बाद राष्ट्रीय सेवा दल का कौन अध्यक्ष रहा, उसके कामकाज क्या रहे, किसी को नहीं पता। क्योंकि सेवा दल आखिरी बार सुरेश पचौरी के ज़माने में ज़्यादा सक्रिय रहा था। तो बेहतर होता कि उन्हीं से चर्चा कर लेते, क्योंकि उस मंच पर वो मौजूद थे, कि क्या इसको बेहतर किया जा सकता है, क्या इसको बेहतर टास्क दिया जा सकता है। तो शायद ये स्थितियाँ ना बनती, ये परिस्थिति ना बनती, ये नौबत ना आती। देखिए मनोज जी, कमलनाथ जी की शैली से आप भी अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, शर्मा जी भी बेहतर है वाकिफ़ हैं कि वो किस तरह से काम करते हैं। दरअसल जनता के या जमीनी नेता नहीं है कमलनाथ। कमलनाथ को जनता में पकड़ नहीं है, कमलनाथ की संगठन में पकड़ नहीं है। तो वो जो निर्णय करते हैं, और अभी आज की तारीख में कमलनाथ को पार्टी के अंदर कोई चुनौती देने वाला नहीं है, उनके निर्णयों पर सवाल उठाने वाला कोई नहीं है। जो सवाल उठाता है तो आप देखिए वो पार्टी से बाहर कर दिया जाता है। मानक अग्रवाल ने सवाल उठाए, पार्टी से बाहर कर दिया, आला कमान का प्रेशर आया, उनको ले लिया, लेकिन कोई जिम्मेदारी है? वो कांग्रेस कार्यालय में दिखते हैं, वो अपने घर में बैठे, हाँ कांग्रेस में वापसी हो गई है, इंतजार कर रहे हैं। आप अरुण यादव को देख लीजिए। अरुण यादव ने यदि सवाल उठाया कि गांधी की पार्टी है और बाबूलाल चौरसिया को, जो हिंदू महासभा का सदस्य है, जो गोडसे का मंदिर बनवाने में आरती करता है, उसको आपने ले लिया, तो अरुण यादव का असर देख लीजिए किस तरह से हाशिए पे धकेल दिए गए, टिकट तक लाले पड़ गए जो प्रचार कर रहे थे। तो आज की तारीख में कोई चुनौती देने वाला है, कोई सवाल उठाने वाला है क्या कि कमलनाथ जी आपका ये निर्णय ठीक नहीं है, या आपको ऐसे नहीं ऐसे काम करना चाहिए? वो उनके दायरे में जो उनके आसपास के लोग हैं, ये सर वाले हैं, तो जो कमलनाथ ने कह दिया वही सही है। तो कमलनाथ जी के आज यदि सुरेश पचौरी को क्या आप उतने सक्षम समझ रहे हैं, उतनी हैसियत बची है क्या उनकी? वो तो खुद ही हाशिए पे पड़े हुए हैं कि वो आज कमलनाथ को सलाह दे सकते हैं। सिर्फ एक कमलनाथ की बदौलत तो वो टिके हुए हैं। आप सोचिए कि यदि वो कमलनाथ से भी यदि पंगा ले लेंगे तो अभी तो अध्यक्ष नहीं बन पाए जिले का, उनका कोई सुनने वाला कौन है? तो दिग्विजय सिंह की और सुरेश पचौरी की जो गुटबाजी है वो तो जग जाहिर है। मध्य जो हिस्सा था एक तरह से सुरेश पचौरी खेमे में आता, जहाँ के वो छत्रप कहलाते थे, वहाँ धीरे धीरे दिग्विजय सिंह ने कब्जा कर लिया। निर्णय वहाँ उनके हिसाब से होने लगे, चाहे भोपाल की बात करें, चाहे होशंगाबाद की बात करें, चाहे हम रायसेन की बात करें। तो आज की स्थिति में सुरेश पचौरी सवाल उठाने लायक नहीं बचे कि वो सवाल उठाएं, कमलनाथ को सलाह दे सकते हैं। कमलनाथ ने बुलाया, सेवा दल में आप रहे हैं तो आप भी थोड़ा लेक्चर दे के कि इस तरह से काम करना चाहिए। उन्होंने कहा जासूसी कराना है तो जासूसी करा लीजिए। किसी से कोई सलाह ले रहा है क्या, मशवरा हो रहा है क्या?
नहीं हो रहा है मनोज जी। और कांग्रेस में ये मुझे लगता है कि सबसे बड़ा वो है कि पहले हमने देखा है कि कांग्रेस जब चुनाव के समय जाती थी, सुभाष यादव का दौर देख लीजिए आप, दिग्विजय सिंह और जो सब तमाम, अजय सिंह, कितनी गुटबाजी थी, लेकिन चुनाव के पहले सब एक मंच पर आए। भले ही उस मंच पर ये सवाल उठाओ कि कौन सीएम बनेगा, लेकिन उन्होंने एक मंच पर आए। तो आज की तारीख में आपको अभी तो दिखा है कि अरुण यादव और अजय सिंह सारे एक मंच पे आए। छिंदवाड़ा में जाते हैं कमलनाथ, अलग नेता रहते हैं। यदि वो बिंद में जाते हैं तो आप देखिए ओबीसी के कार्यक्रम में अजय सिंह गायब रहते हैं। वो यदि मालवा तरफ जाते हैं तो क्या वो अरुण यादव रहते हैं क्या? आप देखिए ग्वालियर चंबल में जाते हैं तो कौन रहता है उनके मंच पर? जिस तरह से गुटबाजी, भले ही हम कहें कि अब सिर्फ 2 बड़े नेता बचे हैं, लेकिन गुटबाजी बहुत ज्यादा है। जो लोग नेता बोल नहीं पा रहे हैं कांग्रेस में, मुझे लगता है वो ज्यादा घातक हो जाएंगे आज की तारीख में, क्योंकि वो आपसे सवाल नहीं उठा पा रहा है, आपके नेतृत्व को चुनौती नहीं दे पा रहा है। यदि कोई कोशिश भी कर रहा है सवाल उठाने की तो उसका हश्र उसे पता है। तो इसलिए शांति से, और ये जो शांति वाली जो गुटबाजी है ना, जो दिख नहीं रही है, मुझे लगता है वो कांग्रेस में ज्यादा घातक है। पहले जो दिखती थी ना, गुटों में बटे हुए हैं, लड़ रहे हैं, वो कम नुकसानदायक थी। छत्रप अपने इलाके में खुद का डंका मजबूत करने के लिए पूरी मेहनत करता था, लेकिन आज की तारीख में मुझे नहीं लगता है कि वो छत्रप वो मेहनत करे, क्योंकि उसे पता है कि नेतृत्व किसके हाथ में जाना है, सीएम कौन बनना है, सब कुछ उसकी मर्जी से चलना है। आप देखिए 15 माह की सरकार में अरुण यादव कैसे कह रहे थे कि किस तरह से उनका हश्र था। अजय सिंह भैया की सुनी नहीं जा रही थी, उन्हीं के क्षेत्र में उन्हीं के साथ किस तरह से व्यवहार हो रहा था, जिस तरह से अरुण यादव के साथ हो रहा था उसी तरह से अजय सिंह के साथ हो रहा था। कट्टर दुश्मनों को छांट के जिम्मेदारियां दी जा रही थी, आगे बढ़ाया जा रहा था। मुझे लगता है वही हाल, चाहे आप शेरा को आगे बढ़ा के देख लीजिए अरुण यादव के क्षेत्र में, चाहे अजय सिंह के क्षेत्र में आप देख लीजिए कमलेश्वर पटेल को, धुर विरोधियों को आप जिस तरह से प्रेशर दे रहे हैं, चौधरी राकेश सिंह को आप प्रभारी बनाते हैं, तो क्या आपको लगता है कि ये जो गुटबाजी दिख नहीं रही है, मुझे लगता है कि ये ऐसा है जो पोखरण जैसा हो जाएगा कि जब इसका विस्फोट होगा ना तो कांग्रेस हतप्रभ रह जाएगी। और बहुत सही समय का शायद इंतजार कर रहा हूं। तब तो कोड नेम था कि बुद्धा मुस्कुराए, अब यहाँ पता नहीं कौन मुस्कुराएगा और किसकी मुस्कुराहट छिनेगी। बहरहाल अब समय की कमी है, इसलिए चर्चा को विराम देना होगा। बहुत धन्यवाद शर्मा जी आपका। तो निश्चित तौर पर कहावत है कि सेवा करिए मेवा मिलेगा, लेकिन आप एक ऐसे दल को जो जनता की सेवा के लिए आपने बनाया था, विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए बनाया था, आप बजाय उसकी चिंता करने के अपनी चिंता के लिए उसको अपनी सेवा में लगा चुके हैं, और अब उससे उम्मीद कर रहे हैं कि वो सारे काम काज छोड़ के उसकी जासूसी करे, वो भी उन परिस्थितियों में जब उसका अपना कोई जनाधार नहीं है, उसका वो अपने वजूद के संकट से लड़ रहा है। और ऐसे में आप फिर कैसे बीजेपी से पार पाएंगे, और बीजेपी छोड़िए फिर संघ से, जिसको आप सुबह से शाम तक टारगेट पे लिए रहते हैं, उससे कैसे पार पाएंगे। कांग्रेस को उस पर भी मंथन करना चाहिए। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त, और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।